अंतिम समय तक लेखन का काम किया है। इनकी रचना कृति में 2 कविता है, एक जख्म पर धूल और दूसरा अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। इसके अलावा उन्होंने डायरी लिखा है और इनकी डायरी से इन्होंने जो भाग प्रकाशन कराया वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में, और उसी साल 1982 में ही इनकी मौत हो जाती है या स्वर्ग को चले जाते हैं। बाद में इनकी सारे डायरियों को उठा करके मलयज की डायरी के नाम से नामवर सिंह जी ने उसका 3 भागों में प्रकाशन कराया है। आइए अब हंसते हुए मेरा अकेलापन के सारांश की तरफ आगे बढ़ा जाए। हंसते हुए मेरा अकेलापन में 14 जुलाई 1956 से 3 मार्च 1981 तक के अलग अलग तारीखों की डायरी का उल्लेख है। इसमें 3 अलग अलग जगहों की चर्चा भी है, जिसमें एक है रानीखेत, सभी को मालूम होगा, यह भी एक पर्यटन स्थल है। दूसरा कौसानी, यह एक उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिला में गरुड़ तहसील का एक गांव है। यह अल्मोड़ा से 53 किलोमीटर दूर है। इसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वास्तव में यहाँ से हिमालय की खूबसूरती का दर्शन होता है और उस जगह पर बैठ करके भी उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। और तीसरा जगह का चर्चा है जो वह दिल्ली है। दिल्ली में जो नौकरी करते थे उस समय का भी उन्होंने चर्चा किया है। हम तारीख और उस समय मलयज की उम्र के साथ इसके 12 भागों का सारांश देखेंगे। सारांश में मुख्यतः पाठ का निचोड़ होता है और यहाँ हम भी मलयज के इस डायरी की मुख्य बातों को आपके समक्ष रखेंगे। इसका 12 भागों में से एक और 4 भाग यानी 14 जुलाई 1956 और 5 जुलाई 1962 की डायरी लेखन इसमें थोड़ा लंबा है। तो आइए पहला भाग देखें जो 14 जुलाई 1956 में इन्होंने लिखा है। जगह रानीखेत। इसमें वृक्ष और प्राकृतिक चर्चा के साथ रंग सिद्धांत की चर्चा करते हुए अपने जीवन के संघर्ष की चर्चा मलयज कर रहे हैं और कहते हैं मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। यानी मलयज का कहना है कि जो कलाकार है वह जो अपनी कला दिखाता है, लेखक के संबंध में अगर बात किया जाए तो लेखक लिखता है, उसके अंदर एक आग होनी चाहिए जो वह लिखता है, लोग पढ़ें तो उनको सुकून मिले, और यह आग लेखक के विचारों में होना चाहिए जबकि उसे खुद ठंडा होना चाहिए। आगे इसी में वो कहते हैं, अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। खामख्वाह ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों न हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। मलयज अपने आप को ही यहाँ पर बोर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोख और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलयज एक चित्रकार भी रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वह रंग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मैं संयत हूँ यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कुहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कुहरे की ताबीज में। और अंत में आकर के अपनी बात को फिर रख रहे हैं कि तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ा के लिए भी चाहिए।
अब इसका सारांश देखा जाए तो यही है कि मलेज कह रहे हैं कि एक लेखक के लिए उसके हृदय में आग होना जरूरी है, जिसके कारण उसकी लेखनी अच्छी होती है, और हृदय की वह आग हमेशा जलती रहनी चाहिए, जिससे कि लेखक की कलम से हमेशा अच्छे विचार और अच्छी चीजें निकलती रहे, चाहे वह मौसम ठंडा का ही क्यों न हो। आइए अब डायरी के 12 भागों में से दूसरे भाग की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर इनकी उम्र 22 वर्ष है और 18 जून 1957 को ये लिख रहे हैं। किसानी और सामाजिकता की चर्चा करते हुए वह बात को थोड़ा घुमा रहे हैं और कहते हैं कि हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसल कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखेरदार। प्रश्न है, वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। घुमा फिरा करके इन्होंने बात को यहाँ पर लिखा है, और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लेखक यहाँ पर देख रहा है कि किस तरीके से किसानों ने अपनी खेती को खाद पानी देने के साथ ही अपने मेहनत को भी दिया और अपने समय को भी दिया है, और यहाँ पर लेने वाले लोग अपने हिस्से और बांटेदारी के लिए लोग आकर के खेत के पास खड़े हो गए हैं, और इस पर वह व्यंग करते हुए कहते हैं कि बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। यह व्यंग चाणक्य के ऊपर है, क्योंकि चाणक्य की घटना आपको याद होगी कि चाणक्य ने अपने शिखा को यानी चोटी को खोल दिया था, और उसने कहा था जब तक मैं घनानंद को राजा से हटा नहीं देता हूं तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। कहीं न कहीं मलयज यहाँ पर चाणक्य की बात को लेकर के भी इंगित कर रहे हैं, और उसका उदाहरण देते हुए आज के समाज में व्याप्त बांट बटेदारी प्रथा पर व्यंग कर रहे हैं, और उन्हें कौओं का संबोधन भी देते हैं। अब आइए अगले तीसरे भाग की तरफ आगे बढ़े। उम्र इनकी अब 27 वर्ष है और तारीख है 4 जुलाई 1962। इस भाग में मलयज निराशा और बेचैनी के बीच में है, और लेखन को लेकर के वह परेशान भी दिखते हैं, और वह यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में जाकर पूछाऊं। आगे अपने मना स्थिति पर लिखते हैं कि ऐसी मना स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले कौन तीर मार रहे थे, चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। वैसे कुंठा शब्द को अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, उसी का हिंदी नाम कुंठा है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमयी लगती है, हर खटका चौंका जाता है, अटखेलिया करती हुई हवा कन्फुसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। यहाँ मलयज कसौनी में है, और यह हवा और आहट की जो बातें कर रहे हैं वह कहीं न कहीं वहाँ पे प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब आइए अगले भाग चौथे की तरफ बढ़ा जाए। इनकी उम्र यहाँ पर भी 27 वर्ष ही है। तारीख है 5 जुलाई 1962। यह भाग पहले भाग की तरह ही थोड़ा लंबा है। इस भाग में लेखक बलभद्र की रचना पर उनकी खुशी देखकर मलयज को थोड़ा आत्मसुकून का आभास होता है। इस चीज की ही चर्चा यहाँ पर है। और फिर दो अध्यापकों के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यहाँ के स्कूल से दो अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब यहाँ पर वो बात को घुमा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को भी शामिल कर रहे हैं, और आगे कहते हैं कि अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई
जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं है। पर यह नहीं अखरना किसी अंतःस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी शर्त आ छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है। बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। मलयज का कहने का तात्पर्य वही है जो आम बोलचाल में होता है कि भैया हमारी जिंदगी इतनी कट गई है, आगे भी वैसे ही कट जाएगी। और यह सब समाज में जो भी कहता है कहीं न कहीं वह थके हुए मन से कहता है। आइए अब 5वें भाग को देखा जाए। यह भाग भी कसौनी में रह करके ही उन्होंने लिखा है और तारीख हो गई है आज 8 जुलाई 1962। सबसे छोटी चर्चा इसी भाग में है और इसमें प्राकृतिक सुगंध की चर्चा करते हुए मलयज कहते हैं कि कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। बारजे तो मालूम ही होगा, बारजे मतलब होता है बालकनी अंग्रेजी में, और छज्जा भी कह सकते हैं। इसके बाद अब छठा भाग। और यहाँ पर इनकी उम्र 41 वर्ष हो गई, क्योंकि 5वां भाग में सन 62 तक की चर्चा है और छठे भाग में दिल्ली जगह है और 1976 की चर्चा है। यहाँ पर 41 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मलयज ने मात्र 47 वर्ष ही अपना जीवन जिया है। इस भाग में वह 7-8 साल की बच्ची के सेव बेचने की बात करते हुए कहते हैं कि वह 7-8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मैंने उसके पतले लगभग झवराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उन सेबों की तरफ जिसके ढेर की जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। फिर 2 साल बाद 7वां भाग शुरू होता है और यहाँ पे इनकी उम्र हो गई अब 43 वर्ष। तारीख है 10 मई 1978 और इस 7वें भाग से लेकर के 12वें भाग तक जगह की चर्चा नहीं है, अतः हम लोग यहाँ से उनकी उम्र और तारीख से डायरी के सारांश को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दिन की डायरी में मलयज रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह महत्वपूर्ण भाग है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस भाग में मलयज कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अब इसके तर्क में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, यानी जो बच्चे हैं उनको वह यथार्थ माने वास्तविकता होता है, यथार्थ हैं। इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मतलब लगाव मेरे अपने रचे हुए हैं और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के दिए हुए हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ की रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। संपृक्ति का मतलब हो गया जुड़ाव। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। द्वंद्वात्मक मतलब आपस में खींचातानी। एक के होने से दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते हैं।
यहाँ पर इस भाग में बहुत ही गुण गंभीर बातों को मलयज ने रखा हुआ है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, इसीलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल किया है। आगे प्रश्नोत्तर में भी चर्चा करेंगे। आइए अब अगले भाग 8वें की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उम्र फिर वही 43 साल ही है, क्योंकि 10 मई 78 के बाद यहाँ 11 जून 1978 को मलयज लिख रहे हैं। यहाँ पर मलयज लेखनी में शब्द और अर्थ के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और अपना विचार रखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते हुए। जिस पल में वे एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता है और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है और इसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। प्रस्फुटन मतलब होता है खिलना। अगला छोटा भाग 9वां भाग, यहाँ पर भी उम्र 43 वर्ष ही है, क्योंकि यहाँ भी तारीख 20 जून 1978 है। वैसे हम आपको बता दें कि 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाग 78 में ही उन्होंने लिखा है और इसलिए यहाँ पर 43 वर्ष की अवस्था में ही यह बातें लिखी जा रही हैं और यह चारों भाग उसी उम्र के हैं। और यहाँ पर मलयज सुरक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक पल पल की धुकधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पीसने में और खटने में। बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। सेने यानी अपने आप को बचाना। मुर्गी के अंडों को कहा जाता है कि मुर्गी अपने अंडों को सेती है, वही शब्द यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। अगला भाग 10वां है और इस भाग का तारीख 9 दिसंबर 1978 है। उम्र 43 वर्ष ही है, पहले भी बताए हैं। यहाँ पर रचना और दस्तावेज को लेकर के वो बात रखते हैं और कहते हैं कि जो आगे चले और मुझे भी साथ आगे ले चले, चाहे एक संभावना में ही वह रचना है, शेष सिर्फ दस्तावेज। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है न बीज अपने को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख उगाता है। अब आइए इसके 11वें भाग को देखते हैं और यहाँ पर तारीख है 25 जुलाई 80। अब यहाँ पर उम्र हो गई है 45 वर्ष और यहाँ पर मलयज डर को लेकर के लिखते हैं कि इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं और यहाँ पर वो अपने डरों की चर्चा करते हैं। बीमारियों की डर की चर्चा करते हैं, बच्चों के लेट से आने पर जो डर होता है उसकी चर्चा करते हैं और अंत में कहते हैं कि पार्क में खेलने गए बच्चे शाम का अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वह नहीं दिखने लगते तब कहाँ गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देर तक न पाकर डर में बदलने लगती है। मन इतना कमजोर हो गया है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। और अब इसके 12वें भाग और अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तारीख है 3 मार्च 1981 और उम्र है 46 वर्ष। हमने पहले भी बताया आपको कि मलयज केवल 47 वर्ष ही जिए थे और यहाँ पर उनका 46वां वर्ष है, यानी अपने मृत्यु से 1 साल पहले की यह 2 लाइन की बातें वो लिख रहे हैं। और इस अंतिम भाग में मलयज कहते हैं कि अपने को कटता पीटता हुआ यह आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जिजीविसा में हरदम तना हुआ किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। जिजीविसा का मतलब होता है जीने की इच्छा। यहाँ पर मलयज का कहने का मतलब यही है
कि इंसान अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन वह दुनिया के सामने हमेशा अपनी कमज़ोरियों को ढक करके वह यह दिखाना चाहता है कि वह बहुत ही मजबूत है और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है, वह अपना लक्ष्य छोड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर इस निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ही सारांश खत्म हुआ। अब हम आगे प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पाठ से पहला प्रश्न बनता है, डायरी क्या है? डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। इसमें लेखक की निजी बातें भी होती हैं। संप्रेषण माने हो गया बातचीत। अगला प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? वास्तव में कोई भी डायरी लिखने वाले के लिए सबसे पहला जरूरी यह होता है कि हर दिन बिना भूले अपने पूरे दिन की बातों को या उस दिन के किसी विशेष बात को शाम को या सोने से पहले रात को उसमें अक्षरशः लिखता है। लिखने के समय सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वह शब्द कौन सा रखे जिससे कि वही अर्थ निकले जो उस समय वह महसूस किया था। शब्दों के चयन और उस समय के भाव को दर्शाना, यह दोनों के बीच में थोड़ा मुश्किल होता है और यही चीज़ यहाँ पर मलयज ने भी इस निबंध में दर्शाया है। मुख्यतः यही कह सकते हैं, शब्द और भाव के सामंजस्य को बैठाना ही डायरी लेखन में सबसे बड़ी मुश्किल है। अगला प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? तो हमें तो इसमें सबसे अच्छा 10 मई 78 को यानी 7वां भाग हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ के बीच का सामंजस्य और दूरी की बात की गई है। अगला प्रश्न है, डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। तो सीधी सी बात है, कोई भी डायरी लिखने वाला लेखक हमेशा अपने अच्छे विचारों को ही लिखता है और कुछ लेखक अपने उस अंदर की बातों को भी लिखते हैं जो सामान्यतः कोई भी आदमी समाज में नहीं लिखना चाहता है। इसलिए डायरी को गोपनीय भी रखा जाता है कि उसमें अपनी पर्सनल बातें भी होंगी। और यहाँ पर भी मलयज ने अपने बहुत सारी बातों को लिखा है और साथ में उनकी वह संवेदना भी दिखती है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के साथ साथ ही जो वह मौन रहते थे वह भी यहाँ पर उनकी डायरी में अंकित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है। अगला प्रश्न बनता है व्याख्या को लेकर के कि व्याख्या करें। इसमें 2 भाग है। पहला है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर मलयज ने जो बात कही है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं और ये सब मुझसे रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ से मैं बंधा हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। और इस प्रकार से इन पंक्तियों से ही स्पष्ट है कि इंसान अपना अपना यथार्थ खुद रचता है और उस यथार्थ का वह हिस्सा बन जाता है। यानी आदमी यथार्थ को जीता भी है और यथार्थ को रचता भी है। अगला है, इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो संसार में रह करके कोई भी इंसान सांसारिक चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकता है, वह उससे अलग नहीं हो सकता है। जिस संसार में इंसान रहता है वहाँ के हिसाब से वहाँ के कामों को भी उसे करना पड़ता है, उन कामों से भी उसे जुड़ा रहना पड़ता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर मलयज ने कहा है
कि इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है और इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। अगला प्रश्न है, धरती का क्षण से क्या आशय है? तो इस डायरी के 8वें भाग में मलयज ने लिखा है कि जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वही धरती का क्षण होता है और उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। अगला प्रश्न है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो मलयज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से वे अपना पोषण रस खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते भी हैं। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? इसके उत्तर में मलयज का कहना है कि सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। इसका यह अर्थ निकलता है कि जो भी कलाकार होता है उसके अंदर आग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर वह आग नहीं होगी, वह इच्छा नहीं होगी आगे बढ़ने की, तब तक वह अपनी कला में निखार नहीं ला सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वह लेखक हो या कोई अन्य कलाकार हो। लेकिन उसके साथ ही वह खुद ठंडा हो, यानी कि वह धैर्यपूर्वक अपने काम में लगा रहे, इधर उधर की उलझन में न फंसे। अगला प्रश्न है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? मलयज किताबों में रंग सिद्धांत के चर्चा करते हुए कहते हैं कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। यही सिद्धांत मलयज ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है? अपने शब्दों में लिखें। शब्द और अर्थ का संबंध एक अनूठा संबंध है। अगर हम कोई भी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं या कोई भी बात लिखना चाहते हैं तो वह हमारी हृदय में होती है और शब्द उसे कागज पर अथवा हमारी भाषा में वह आयाम देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर की भावना शब्द के रूप में बाहर निकलती है। और यहाँ पर 11 जून 78 की डायरी में भी मलयज यही कहते हैं कि कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द और अर्थ के बीच का दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता और शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, एक दूसरे को छोड़ते हुए। अगला प्रश्न है, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है? इस डायरी के 10वें भाग में मलयज कहते हैं कि दस्तावेज भी जरूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव, रचना रूपी करेंसी को वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है, न बीज अपने को